देवाधिदेव महादेव की प्रिय नगरी काशी यानी वाराणसी, जहां धर्म, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कृति के लिए जानी जाती है, वहीं दुनिया का ये सर्वाधिक पुराना शहर संगीत और संगीत के घरानों के लिए भी जाना जाता है। यूं तो बनारस में कई संगीत समारोह आयोजित होते रहते हैं, लेकिन जो पहचान और प्रतिष्ठा श्री संकटमोचन संगीत समारोह को मिली, वो किसी दूसरे आयोजन को नहीं मिल सकी। संगीत भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें गायन, वादन, नृत्य, ये मूल रूप से ये तीनों विधाएं हैं। और संगीत एक साधना भी है जो कि मंदिरों से ही निकली। तो संकटमोचन संगीत समारोह, जिसका ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक तरह से भारतीय संस्कृति के इस सांगीतिक पक्ष को संरक्षित करने का एक महाआयोजन है। इसके विकास के क्रम में ये शुरू में कैसे शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें किन किन लोगों को एंट्री मिलने लगी, और पहले 1 दिन 2 दिन से लेकर के अब यह 7 दिवसीय आयोजन हो रहा है, जिसमें 100 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण की या किसी भी संस्कृति के संरक्षण की बात हम सभी करते हैं, तो सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट संस्थाएं या बाकी लोगों के सहयोग के बिना इस तरह की विधाओं को और इस मुख्य रूप से संस्कृति की महत्वपूर्ण विधाओं को संरक्षित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम संकटमोचन संगीत समारोह को मान सकते हैं कि कैसे 100 साल से भारतीय संगीत के इन तीनों विधाओं की शानदार प्रस्तुतियां इस आयोजन के माध्यम से होती आ रही हैं। श्री संकटमोचन संगीत समारोह 10 दशक यानी 100 वर्ष का सफर पूरा कर नई बुलंदियों पर पहुंचने में कामयाब हुआ है। धर्म, मजहब, भाषा, जाति, प्रांत और देश सहित अन्य वर्जनाओं को तोड़ते हुए ये अद्भुत संगीत समारोह भक्ति को समर्पित है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केश। श्री संकटमोचन संगीत समारोह की शुरुआत 100 वर्ष पूर्व यानी 1923 में हुई थी। 4 मित्रों के विचार विमर्श के फलस्वरूप आयोजन शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि तबला सम्राट पंडित किशन महाराज की नाराजगी संगीत समारोह के आयोजन की मुख्य वजह थी। हनुमत ड्योढ़ी पर कुछ कलाकारों के गायन वादन के साथ शुरू किया गया संगीत आयोजन आज वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब है। पंडित किशन महाराज की नाराजगी को दूर करने के लिए श्री संकटमोचन मंदिर के तत्कालीन महंत पंडित अमरनाथ मिश्र, सरोदवादक पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य और तबला वादक कविराज पंडित आशुतोष भट्टाचार्य और पंडित किशन महाराज मिलकर प्रतिदिन शाम को एक लघु सांगीतिक गोष्ठी करने लगी। इसी बीच विख्यात पखावज वादक एवं संकटमोचन मंदिर के महंत पंडित अमरनाथ मिश्र ने दैनिक संगीत गोष्ठी को एक भव्य सांगीतिक समारोह में बदलने की परिकल्पना की। महंत पंडित अमरनाथ मिश्र की परिकल्पना को 1923 में
मूर्त रूप प्राप्त हुआ। हनुमत जयंती के अवसर पर एक व्यवस्थित संगीत समारोह की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में स्थानीय कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते रहे। शुरू में यह समारोह 1 दिन का होता था, कुछ वर्षों बाद 2 दिन का होने लगा। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगीत का मंच है। शुरू में शास्त्रीय संगीत को ही विशेष रूप से समर्पित था। अब धीरे धीरे उसका फोकस जो है वो बढ़ाया जा रहा है और इसमें शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो एलाइड डिसिप्लिन्स है, संगीत से जुड़े हुए कुछ लोकप्रिय विधाओं को भी उसमें जोड़ने का प्रयास हो रहा है। कुछ पश्चिमी वाद्य भी आ रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी इसमें एक प्रयास हो रहा है कि कलाकार इसमें आए, इसमें जुड़े। श्री संकट मोचन संगीत समारोह में कलाकारों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे आयोजन में भी बदलाव होता गया। इस संगीत समारोह में अब तक 4 स्थान बतौर मंच प्रयोग में लाए गए। 60 के दशक में संकट मोचन संगीत समारोह में पुरुष नृत्य कलाकारों को नृत्य प्रस्तुति की अनुमति मिली। श्री संकट मोचन मंदिर की जिम्मेदारी जब महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र के हाथ में आई, तो संगीत समारोह ने कई नए आयाम हासिल किए। 70 के दशक तक श्री संकट मोचन संगीत समारोह की ख्याति देश भर में फैल चुकी थी। गोस्वामी जी तो रामचरितमानस के सब लोग जानते हैं, रचयिता हैं, लेकिन साथ में उन्होंने विनय पत्रिका भी लिखा। वो एक प्रमाण है कि संगीत की भी बड़ी डेप्थ में जानकारी थी उनको। जितने भी पद लिखा उन्होंने राग रागनियों तक को मेंशन किया उसमें। वो आज भी अवेलेबल है और हमारे यहाँ भगवान का राग भोग से ही सेवा होता है। ये विधा तो उनके समय से चला आ रहा है, लेकिन इसका जो ये मॉडर्न स्वरूप है, ये करीब 1923 के आसपास ये रूप इसका बना। कबरी चौरा और रमापुरा जो यहाँ के लोकल संगीतज्ञ थे, हमारे बाबा खुद अपने आप में बड़े सेलिब्रेटेड पखावज वादक रहे हैं, तो उनके सब मित्र मंडली थी, तो उन लोगों ने इसको ये स्वरूप दिया और करीब 65-66 में इसमें बाहर से लोग आने शुरू हुए, जिसमें पंडित बीजी जोग साहब, फिर उसके बाद पंडित मणि राम जी, सियाराम तिवारी जी, ऐसे लोग करके बाहर के आने शुरू हुए। लेकिन ये प्रोमिनेंट तब हुआ जैसे 71-72 में पंडित जसराज जी आए, तो एक उनका यश कीर्ति इस ढंग का था, फिर ये रूप अपना पकड़ते गया। महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र ने संगीत समारोह की प्रसिद्धि और देश के अन्य प्रांतों में रहने वाले कलाकारों, संगीत साधकों की हनुमत दरबार में संगीतांजलि अर्पित करने की इच्छा का सम्मान करते हुए बनारस के बाहर के कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुति का अवसर दिया। मंच प्रदर्शन में और इस मंच में बहुत फ़र्क है। यहाँ प्रदर्शन कोई प्रोग्राम करने नहीं आता, हाजिरी देने आता है, आशीर्वाद के लिए आता है, और जो आता है वो अपने आप में वैसे ही भाग्यशाली होता है। तो ये प्रदर्शन तो उसको कहिए मत, ये तो हाजिरी है, हनुमान जी के दरबार में हाजिरी है। संकट मोचन संगीत समारोह प्रतिवर्ष होता आ रहा है और सालों सालों से होता है। आज 70वां वर्ष हम मना रहे हैं। यहाँ परफॉर्म करने का भी हमें बहुत बार मौका मिला है। एकाध वर्ष बाद ही पंडित जसराज श्री संकट मोचन संगीत समारोह में आने लगे। पंडित जसराज ने श्री संकट मोचन संगीत समारोह में आध्यात्मिक पक्ष को शामिल किया। यहाँ सिद्ध रूप से संगीत के माध्यम से हनुमान जी की आराधना, पूजा, उन्हीं की सेवा में सब कुछ होता है। एक विशेषता ये है, अन्य समारोहों में कोई मुख्य अतिथि होता है, कोई आता है, अध्यक्ष होता है, कोई दीप प्रज्वलन, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब हनुमान जी हैं। और कार्यक्रम की शुरुआती कलाकार से होती है, वही उद्घाटन है। ये कार्यक्रम जिस ढंग का होता है, ये पूरा ये हनुमान जी की सेवा में ही सब लोग आते हैं। और आज स्थिति ये हो गई है, मंच इतना लोकप्रिय हो गया है कि यहाँ आने के लिए, इस मंच से प्रस्तुति देने के लिए
बहुत अच्छे लोग लालायित होते कि हमको मौका मिल जाए। शुरू में श्री संकट मोचन संगीत समारोह में महिला कलाकारों की कार्यक्रम प्रस्तुति की मनाही थी। बदलते दौर को देखते हुए 70 के ही दशक में पहली महिला कलाकार के रूप में विदुषी कंकना बैनर्जी को हनुमत दरबार में संगीतांजलि अर्पित करने की अनुमति मिली। इसके बाद कई बड़ी महिला संगीत कलाकारों की कार्यक्रम प्रस्तुति का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें पहले बहुत सी बंदिशें थी, जैसे महिलाओं का ना परफॉर्म करना। तो ये मिथक टूटा जब कंकना बनर्जी ने प्रताप नारायण जी के कार्यक्रम में सुर लगा दिया मन से, हालांकि वो तानपुरे पर थी। तो हुआ कि अरे महिला तो गा दी, तो उसी साल से महिला का बंदिश ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद संयुक्ता पाणिग्रही ने 85-85 के दौरान उन्होंने नृत्य का विधा पहला प्रस्तुति दिया, जो पहली महिला नृत्यांगना थी जो उन्होंने स्टेज से परफॉर्म किया। श्री संकट मोचन संगीत समारोह में महंत पंडित वीरभद्र मिश्र ने महिला नृत्य कलाकारों को नृत्य प्रस्तुति की अनुमति देकर आयोजन में 4 चांद लगा दिया। प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही ने पहली बार ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति की। सबसे पहले इस कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत किया था संयुक्ता पाणिग्रही ने। पंडित केलूचरण महापात्र की शिष्या थी और उसके बाद तो फिर तांता लग गया, लाइन लग गई। ऐसे ही गायन में भी पहले कोई रहा होगा, कौन नहीं तो नहीं जानते, लेकिन फिर बराबर साझेदारी है। और मैं बताऊं, श्रीमती कंकना बैनर्जी 47 वर्षों से लगातार आ रही हैं। श्री संकट मोचन संगीत समारोह में पंडित केलूचरण महापात्र की नृत्य प्रस्तुतियों से आयोजन की व्यापक चर्चा होने लगी। उन्नीस 1977-78 में संगीत समारोह का आयोजन 4 दिन का होने लगा, जिसे बाद में 5 दिन का कर दिया गया। संकट मोचन संगीत समारोह की सफलता के पीछे एक बड़ा योगदान यहाँ के संगीत रसिकों का भी है। और काशी वैसे भी संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन संकट मोचन संगीत समारोह में यह देखने को मिलता है कि इसमें देश विदेश के तमाम संगीत के रसिक इस विशेष समय में काशी में आके प्रवास करते हैं और वहाँ बड़े आराम से बैठ के आप उस आयोजन स्थल को देखें तो एक सामान्य सा बरामदा जो मंच के रूप में है और उसके सामने आंगन, जिसको जहाँ जगह मिलती है अप्रैल के महीने में इस उमस में, गर्मी में, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विशेष व्यवस्था के वो बैठ के सिर्फ संगीत का आनंद लेता है। तो यह संगीत की शक्ति और श्रोताओं की संगीत के प्रति समझ और दीवानगी का इससे बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं मिल सकता। और एक बड़ा मणिकांचन योग है कि हनुमान जी की भूमि वो तपोभूमि है, मंदिर है, साधना की स्थली है और वहाँ संगीत साधक आकर के अपनी साधना ही करते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ वो अपना सौभाग्य मानते हैं कि संकट मोचन संगीत समारोह में हमें हाजिरी लगाने का अवसर मिल रहा है। तो इस दरबार में, हनुमान जी के दरबार में जिसको हाजिरी लगाने का सौभाग्य मिलता है, वो अपनी बेहतरीन प्रस्तुति करने की कोशिश करता है। तो एक तरह से देखें कि यह शताब्दी वर्ष में यह समारोह चल रहा है और इसका आकर्षण आज भी वैसा ही है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ ही रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें तमाम नए प्रयोग भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो यह इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका श्रेय हम दोनों को देना चाहिए, आयोजकों को भी, संगीतकारों को भी और सबसे ज़्यादा संगीत श्रोताओं और रसिकों को भी। श्री संकट मोचन संगीत समारोह संगीत, धर्म और आध्यात्म के साथ ही सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब को भी एक मंच प्रदान करता है।
महंत पंडित वीरभद्र मिश्र ने अपने जीवन काल में ही मुस्लिम कलाकारों को भी मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के भांजे उस्ताद मुमताज खां को हनुमत दरबार में अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला। इसके बाद सितार वादक उस्ताद निशात खां, सारंगी वादक उस्ताद शाबरी खां, उस्ताद मोइनुद्दीन खां सहित अब तक कई बड़े मुस्लिम संगीत साधक हनुमत दरबार में संगीतांजलि अर्पित कर चुके हैं। पाकिस्तान के मशहूर फनकार गुलाम अली खां भी अपनी गजलों से हनुमत दरबार की स्तुति कर चुके हैं। यहाँ हनुमान जी के दरबार में मुस्लिम कलाकार भी बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, हनुमान जी के गुणगान करते हैं और वे अपने को धन्य समझते हैं। यहाँ महंत जी का सोचना ये है, कलाकार कलाकार है, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं बांधना है, वो तो पूरे समाज का है, पूरे लोक का है, वो सबके लिए गाता बजाता है, नाचता है, सबके लिए है। तो इसलिए उसका उसी भाव से आदर सत्कार होता है और उसी भाव से लोग आते भी हैं। श्री संकटमोचन संगीत समारोह की ख्याति और समारोह के प्रति श्रोताओं की निष्ठा की चर्चा को देखते हुए दक्षिण भारत ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले दिग्गज कलाकार हनुमत दरबार में आकर अपनी प्रस्तुति देकर अपने आप को धन्य मानने लगी। एक तरह से यह आयोजन पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाला बन गया। लगभग 40 वर्ष से हम इस कार्यक्रम में बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं और इस संगीत समारोह का आनंद ले रहे हैं। हमारी सहभागिता भी कभी कभी उद्घोषक के रूप में हो जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े संगीत वादक आते हैं जो अपनी कला से जनता के मन को मुग्ध कर लेते हैं और वह मुग्धता हमेशा के लिए अविस्मरणीय हो जाती है। काशी में जितने भी संगीत प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, वे इन 6 रातों में निरंतर पूरी रात शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक तो जागरण करते ही हैं। और ये जो उनका जागरण होता है वो पूरे 1 वर्ष की ऊर्जा का संचरण करने के लिए होता है, उसका संचयन करने के लिए होता है। यहाँ कलाकार और श्रोता एक हो जाते हैं, सब आमने सामने बैठ के एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक पारिवारिक वातावरण में इस आयोजन को जीते हैं। कहा जाता है कि संगीत और संकटमोचन मंदिर का संबंध 16वीं शताब्दी से ही है, जिसकी शुरुआत स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। श्री हनुमान को संगीत निपुण माना जाता है और उनका प्रिय वाद्य है मृदंग। तुलसीदास को भी संगीत की बारीक समझ थी। वर्तमान महंत पंडित विशंभर नाथ मिश्र के कंधों पर श्री संकटमोचन संगीत समारोह को शताब्दी की दहलीज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। शताब्दी वर्ष में श्री संकटमोचन संगीत समारोह को 7 दिन का कर दिया गया। सात दिवसीय आयोजन में शास्त्रीय गायन वादन, नृत्य सहित सुगम एवं लोक संगीत
और भजन की प्रस्तुतियों के साथ पहली बार मंच पर नाटक की प्रस्तुति की गई। जिस तरह से मनोविज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए, जो मनोवैज्ञानिक लगातार कहते भी हैं कि आपके जीवन में अगर बहुत तनाव है तो उसे दूर करने के लिए संगीत से बड़ा कोई साधन नहीं, उससे बड़ी कोई दवा नहीं। इस संगीत समारोह में मैंने बहुत से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकारों को नज़दीक से सुना है, देखा है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, हर विधा के कलाकार यहाँ हर साल आते रहते हैं। समारोह के दौरान कला वीथिका में कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी से उभरते हुए कलाकारों को भी एक मंच उपलब्ध करा रहा है श्री संकट मोचन संगीत समारोह। ये पेंटिंग हनुमान जी की बेसिकली तंजौर पेंटिंग है, जिसमें स्पेशली ये है कि ये सारे कौन से बनते हैं, इसका पेस्ट पीओपी से रेडी होता है और इसमें जो मैंने ये गोल्डन कलर किया है, ये गोल्डन डस्ट पाउडर आता है और इसमें मैंने एक्रेलिक कलर भी यूज़ किया हुआ है।